आज पाठ शुरू कर रहे हैं दूसरा, बस की यात्रा। कई किताबों में तीसरा नंबर डला होगा, वो पुरानी होगी, कुछ किताब में से पाठ हटा दिए हैं, तो ये दूसरा पाठ है। ठीक है, बस की यात्रा। और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी की खास बात ये है कि वो सामाजिक विसंगतियों को उठाते हैं। मतलब ये है कि हर एक लेखक का मिजाज अलग होता है, उसकी लेखन शैली अलग होती है, और उसकी विषय वस्तु चयन करने की अपनी एक शैली होती है, वो अपना एक अंदाज होता है कहाँ से वो विषय उठाता है। कोई जैसे देशभक्ति की भावना से ज़्यादा ही भावुक है तो वो देशभक्ति की कविताएं लिखेगा, देशभक्ति की कहानियाँ लिखेगा। किसी को समाज में ज़्यादा रुचि है, सामाजिकता ज़्यादा हावी है, तो वो सामाजिक बिंदुओं को, पहलुओं को कविता का या कहानी का विषय बना लेगा। तो ये जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, ये सामाजिक जो विसंगति होती है उन पर कलम चलाते हैं। सामाजिक विसंगति का मतलब होता है समाज में जो हटकर चीज़ हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए और वो हो जाती है। मतलब सही चीज़ नहीं हो रही हो, कहीं ना कहीं कोई कमी हो, कहीं ना कहीं कोई ऊट पटांग हो, हरकतें या बातें या कोई कहानियाँ हो रही हो, तो उन पर ये कलम चलाते हैं। अब सीधे शब्दों में बताऊं कि हरिशंकर परसाई की ज़्यादातर जो भाषा शैली है, लिखने का तरीका, वो है व्यंग्यात्मक है। वो क्या है? व्यंग्यात्मक। अब व्यंग्यात्मक क्या है? व्यंग्य से बना है, व्यंग्य। अब व्यंग्य क्या है? व्यंजना। कहने की तीन शैलियाँ होती है। या तो आप सीधे शब्दों में बात कहो तो वो अभिधा शैली होती है, या आप किसी को टारगेट लक्षित करके बात करो, किसी को लक्षित है, तो वो होती है लक्षणा। या आप कोई गहरा भाव दिखाओ, व्यंग्य, वो होती है व्यंजना। तीनों का एक एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ, मैं तो एक सिंपल उदाहरण से समझाया करता हूँ और बच्चों को समझ में आ जाता है, तो मुझे ज़्यादा उदाहरण बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपने उदाहरण तभी बदलता हूँ जब पुराने उदाहरणों से अगले के समझ में आने बंद हो जाए। तो मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ। जैसे रमेश दौड़ रहा है, अगर मैंने कह दिया रमेश दौड़ रहा है, तो ये सीधी शब्दावली है, अभिधा है यहाँ, अभिधा। और मैं वो अगर वो गिर जाए चलते चलते या दौड़ते दौड़ते, कोई ठोकर लगे, गिर जाए, और मैं कहूँ सुरेश तो गिर गया, वह तो गिर गया, तो ये सीधी शब्दावली है। और मैं यूँ कह दूँ गिरते ही, वाह क्या डाई मारी है, डाई नहीं मारी, गोडे फूट के बेचारे के, तो मैंने उस पर व्यंग्य किया है। क्या किया है? तो इस प्रकार की टेढ़ी बात बोलना, घरेलू भाषा में बात करें, टेढ़ो बोलना, घरेलू भाषा की बात करें, तो उसी को व्यंग्य बोलते हैं। समझ में आई बात है? एक और उदाहरण से बता रहा हूँ। जैसे मान लो आप घर पर 3-4 भाई बहन हो, पापा जी केले लाए, आपको ज़्यादा चाहिए और आपको सबको बांट कर मिले हैं, आप ज़्यादा लेने की कोशिश करते हो, तो हाथ वाला छिला हुआ केला भी मान लो झटके से रेत में गिर जाए, है ना, तो आपके दूसरे भाई आपको कहेंगे ले और ले ले। तो ये ले और ले ले, ये व्यंग्य है। समझ गए? समझ आई क्या बात है? तो ये जो भाषा लिखता है ना, तो व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करता है। एक और बताऊं, सुनो ध्यान से। व्यंग्य भी 2 प्रकार का होता है। ये बड़ी क्लासों की बातें हैं, लेकिन मैं सिंपल उदाहरण से बताऊंगा तो आपके भी समझ में आ जाएगी। व्यंग्य भी 2 होता है। एक होता है हास्य व्यंग्य, जिस व्यंग्य को सुनकर हंसी आए। एक होता है कटु व्यंग्य, चुटिला व्यंग्य बोलते हैं उसको, चुटिला व्यंग्य, वो सुनते ही गुस्सा आता है। जैसे मान लो कोई बच्चा गिर गया दौड़ते दौड़ते, और आपका वाह आगे आनंद आ गए, तो ये उसको बुरा लगेगा, तो यह चुटिला व्यंग्य। चुटिला का मतलब है चोट पहुंचाने वाला। चुटिला में इला पड़ते हैं और चोट मूल शब्द है। जब मैंने एक बार बीएड का पेपर दिया था, उसमें ये आया था चुटिला में मूल शब्द क्या है, तो ए में दे रखा था चोट, दूसरे में दे रखा चोटी, तीसरे में दे रखा था चुट, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे रखे थे। समझिए क्या? तो वहाँ मूल शब्द है चोट। जो चोट करे वो होता है चुटिला, उसमें इला जुड़ गया, चुटिला। तो व्यंग्य 2 होता है, या तो हंसी मजाक करते हैं, वो तो हास्य व्यंग्य होता है। ठीक है, हास्य व्यंग्य। 4 दोस्त मिलकर यूं ही
कोई बात पर कर रहे हैं वो तो हास्य व्यंग्य हो गया, ठीक है। और अगर किसी को बुरा लगे तो वो होता है चुटिला व्यंग्य। टेढ़ा तो बोल रहा है वो, और अगले को बुरा भी लग रहा है तो वो चुटिला व्यंग्य, वो चोट कर रहा है उसके दिल पर। समझ में आई बात? अब मैं कहूँगा वाह क्या डाई मारी है। डाई समझते हो क्या आप? जैसे क्रिकेट में वो बॉल इधर जाती है, अपनी तरफ नहीं आती, थोड़ा इधर आती है, तो यूं पहले आइडिया लगा, यूं झुक कर करते हैं ना, गिर करके वो गुलेटी से लगा कर कैच पकड़ लेते ना, तो वैसे गिर जाते ना ज़मीन पर, और वो भी ठोकर लगे गिरा है तो अपने के वाह क्या डाई मारी है, तो वो उसके बुरा लगेगा उसको, वो चुटिला व्यंग्य है। अब समझ गए क्या? तो हरिशंकर परसाई ने चुटिला व्यंग्य भी किया है लेकिन हास्य व्यंग्य ज़्यादा किया है। क्या? तो जब जब इस पाठ की लाइनें पढ़ोगे तो आपको हंसी आएगी, और उसको कम आएगी जिसका ध्यान पढ़ते समय किताब में नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगी। तो जो लगातार ध्यान बनाए हुए हैं उसके पाठ भी समझ में आएगा, बीच के जो प्रश्न बनते हैं वो भी समझ में आएंगे, और हंसी वाली बात पर हंसी भी आएगी। तो आनंद वाला पाठ है ये। और आप बड़े हो जाओगे तब आपका मन करेगा कि यार वो हरिशंकर परसाई वाला पाठ पढ़ा था, उसकी भाषा शैली बहुत गजब है। तो आप जब भी कभी बड़े होगे लाइब्रेरी में जाओगे तो हरिशंकर परसाई की दूसरी कहानियाँ निकाल कर पढ़ोगे कि इनकी भाषा गजब होती है, इनकी दूसरी कहानी पढ़ के देखते हैं, तो वो रुचि आएगी। समझाई बात? तैयार हो? पढ़ना शुरू करूं? जब तक आप तैयार नहीं हो तो मेरा पढ़ाने का मतलब जीरो, कुछ नहीं है। आप पढ़ना चाहते हो तो ये समझ में आएगा। मजेदार पाठ है। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। कौन सी बस? जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। ये गांव के नाम है पन्ना, सतना, ये ठीक है ना। तो वहाँ से चलती है और वो आगे पहुँचने पर जबलपुर वाली जो ट्रेन है वो मिला देती है जो सतना से मिलती है उनको, ठीक है। तो बोले अपने शाम को 4 बजे चलेंगे। कितने बजे जाने का निश्चय हुआ? निश्चय मतलब तय। इसमें आया क्या? तय किया। तो तय के अंडरलाइन करो और उसके ऊपर लिखो निश्चित। तय करना कि मैंने विद्यालय टाइम पर आने को की बात तय कर ली, मैंने अपना काम समय पर करना तय कर लिया कि जो भी काम करूँगा समय पर करूँगा, आगे पीछे नहीं, लेट लतीफ़ नहीं। दोबारा देखो, हम 5 मित्रों ने, लेखक और कितने मित्र थे? हाँ, तो कह रहे हैं हम 5 मित्रों ने तय कर लिया बैठ करके कि शाम को 4 बजे वाली जो बस है उस बस से चलेंगे शाम को। वो बस क्या करती है? पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, और वो घंटे भर बाद मिलती है सतना से। वो जो ट्रेन है, वो जो बस है वो जबलपुर वाली ट्रेन पकड़वा देती है, यानी आगे जबलपुर वाली ट्रेन सीधी मिल जाती है, ठीक है। सुबह घर पहुंच जाएंगे, रात को सफ़र होगा ट्रेन में। ये बस तो ट्रेन तक पहुंचा देगी जबलपुर तक, और वहाँ से फिर आगे रात भर की सफ़र है, रात भर का ट्रेन में। सुबह अपने अपने घर पर आराम से पहुंच जाएंगे। तो शाम को 4 बजे चलेंगे, ये तय कर लिया। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। वो सुबह क्यों नहीं चले, शाम वाली कोई क्यों चले? क्योंकि शाम को जाना जरूरी था ताकि रात को सफ़र करके सुबह पहुंच जाए। अगर सुबह चलेंगे तो उनको काम था, वो काम अधूरा रह जाता। समझ गए ना? तो 2 मित्रों को काम था, इसलिए रात को ही निकलना जरूरी था, इसलिए यहाँ से बस पकड़ ली। कौन सी बस? 4 बजे वाली। लोगों ने सलाह दी। अब देखो ध्यान से सुनते रहना, कहानी शुरू हो गई। अब लोगों ने उनको समझाया, सलाह दी। क्या? ये कहा कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। गाँव वालों ने बता दिया। पहले टोका टोकी हुई होगी कि यार सुबह चलेगा ना, तो इन्होंने कह दिया कि सुबह तो चले जाए, मेरे तो कोई काम नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके नहीं है, पर ये 2 दिन है ना, इनको सुबह नौकरी पर जाना है, काम पर जाना है, तो रात को ही निकलेंगे। तो फिर लोगों ने कहा ठीक है भी तुम जिद करे तो, वरना अगर समझदार आदमी होगा ना तो इस रात वाली बस से सफ़र नहीं करेगा। उन्होंने कहा क्यों भी, ऐसा क्या है ना? तो वो गांव वाले ने क्या सलाह दी? प्रश्न आएगा ये। गांव वाले ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र है
नहीं करते। तो वो क्या मन में विचार आ रहा है, क्या विचार आया, क्या रास्ते में डाकू मिलती है? गांव वाले ने कहा कि शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो उन्होंने कहा, मन में आया विचार, क्यों रास्ते में डाकू आते हैं क्या कोई, कि दिन में करो सफ़र रात को डाकू आते हैं कोई? यूँ बोले वो, बोले नहीं, तो बस डाकिन है कोई, बस ही डाकन है अपने बोलते ना गांव में। तो क्या या तो रास्ते में डाकू मिलते होंगे तब आप मना करे हो, या बस ही डाकन होगी। है ना भाषा व्यंग्यात्मक है, हास्य व्यंग्य ये। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ाई। वाह बेटे, श्रद्धा किस पर उमड़ती है? जो दीन दुखी होता है, जो बेचारा अपाहिज होता है, गरीब होता है, जिसके हाथ नहीं होते, घसीट कर चलता है, ऐसे लोगों को देखते तो उन पर दया आ जाती है। जो इतना गरीब है कि खाने को रोटी नहीं मिल पा रही, सूख के पतला हो गया, उनको देखते तो दया आती है कि नहीं आती? और कोई अच्छा है, भला है, ईमानदार है, ईमानदारी की खा रहा है, भले ही गरीब है, तो उस पर अपनी श्रद्धा उमड़ाती है। समझ गए ना? तो ये कह रहा है कि बस को हमने देखा तो बस पर श्रद्धा उमड़ाई। बस पर कोई श्रद्धा आती है? मतलब वो बस भी बेचारी थी। बेचारी मतलब टूटी फुट्टी सी, मरियल सी, पुरानी खटारा सी। तो उसको देखा तो इनको दया आ गई। जबकि दया आदमी पर आती है, जानवरों पर आती है, बस पर क्या दया करनी? वो तो लोहे का खिल्ला है। नहीं समझे? तो बोला बस को देखा तो बस पर श्रद्धा उमड़ाई। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध, इसमें विसर्ग संधि है, वय है प्लस में वृद्ध, तो वो विसर्ग व्यय के कारण ओ में बदल जाता है, तो बन गया वयोवृद्ध। वय होता है उम्र। वय क्या होता है? उम्र। एक दिन मैंने उम्र और आयु में अंतर बताया था। आयु पूरा जीवन काल, उम्र उसी आयु का छोटा भाग है। जो अब जी रहे हैं अपने, जो हो गए वो आयु, वो हमारी उम्र है, आयु नहीं है। तो वयोवृद्ध यानी उम्र में बूढ़ी थी। वो क्या थी? बस बूढ़ी थी। मतलब बूढ़ी होती है क्या बस? पुरानी। तो इसने बूढ़ी लिखा तो क्यों? भाषा लाक्षणिक है। भाषा क्या है? जो सीधे शब्दावली का प्रयोग नहीं करता उसको कहते हैं भाषा लाक्षणिक है, लक्षणा सब शक्ति है। ये काम आएगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। जब व्याख्या करते हैं ना, व्याख्या, तो लास्ट में एक हेडिंग डालते हैं, उसमें लिखते हैं विशेष। तो भाषा कैसी है वो लिखते हैं वहाँ, भाषा लाक्षणिक है, तब पता लगेगा। तो दोबारा देखो, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब बूढ़ी थी बेचारी, वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, टूटी फूटी। किसी ने कोई तारीख, कब कई बच्चे होते हैं, कई बच्चे खपची होते हैं। मैंने एक उधर पीओ साहब है ना, उनकी गाड़ी थी, नीम के नीचे खड़ी रहती थी। तो बच्चे क्या करते, वो गाड़ी बाहर धूप, तो वो क्या धूल तो लगी जाती है, तो धूल लगी हुई थी, तो कांच पर लड़कों ने अपना नाम दिया। हाफ टाइम होता है ना, बच्चे छुट्टी होती है तो कोई देखता नहीं होता, तो नाम लिख आते हैं अपने। तो उस पर 20 नाम लिख दिए। तो मैं हंसने लगा, पीओ साहब वो कहने लगा, गाड़ी आपकी, पैसे आपके लगे और ये नाम किसी और की हो रही है। लड़कों ने उन पर अपना अपना नाम लिख दिया। तो कोई कुछ भी लिख देता है, कोई खरोंच लगा देता है, कोई कुछ भी निशान, कोई तारीख डाल देता है, कोई कुछ कर देता है। तो ये कह रहा है कि वो गाड़ी है ना, बस जो है वो बस सदियों के निशान लिए हुए थी अपने ऊपर, मोच के और स्क्रैचिंग वो हुई थी, उसके निशान के लिखे हुए। और ठीक है, इसलिए लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस को कष्ट होता है, कोई बुढ़ी है वही है, नहीं होता ना। ये व्यंग्यात्मक भाषा है, हास्य व्यंग्य। क्या लोग तो इसलिए बस पर नहीं चढ़ते कि बेचारी बुढ़ी है, इसको दुख होगा, बूढ़ों पर क्यों चढ़े? जवान हो तो ही घींच के ले जाएगा, चलो कोई बात नहीं, जवान का क्या बिगड़ता है, बूढ़ों पर नहीं चढ़ना चाहिए। तो ये कह रहा है इसलिए लोग चढ़ते नहीं थे। यह बस तो पूजा के योग्य थी कि बेचारी को दुख मत, तो इसकी तो पूजा करो, बूढ़ी होगी बेचारी, इसके तो आगे दीपक लगाओ, अगरबत्ती लगाओ। हम जवानों से काम करवाते हैं घर पर या बूढ़ों से? हाँ, जवानों को काम करना चाहिए, बूढ़ों को चार पैर पे बैठे खाना मिलना चाहिए, बुजुर्गों को चार पैर पे बैठे भोजन मिलना चाहिए, ये उनका हक है। ठीक है ना? क्योंकि उन्होंने अपना फर्ज अच्छी तरह से निभाया है, आपको पाला पोसा,
आपको पालना पोसना उनका फर्ज था, वो फर्ज उन्होंने दिल से निभाया है। तो बुढ़ापे में आपको दिल से सेवा करनी चाहिए। समझ आ रही है? आप कोई भी काम कर रहे हो, कितना जरूरी काम हो, भले आप चित्र बना रहे हो, चित्र कैसे रंग भर रहे हो, और वो रंग भले ही छूटने का डर हो कि खराब हो जाएगा, इतने में ही मम्मी पापा दादा दादी कोई भी आवाज लगाई पानी लाना, वो वहीं छोड़ दो, हो जाएगा पेज खराब। मम्मी पापा दादा दादी बड़ों की आज्ञा सबसे पहले मानो। समझाई बात? क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा कि मैं काम कर रहा हूँ, ये बेटा छोटा घुटनों के बल आग की तरफ जा रहा है, पहले मैं मेरा काम कर लेता हूँ फिर उठाऊंगा। नहीं, उनके पास जो भी काम था फटाक से छोड़ा और तुम्हें आग की तरफ जाते हुए झट से उठाया ताकि ये गिर ना जाए, लग ना जाए। समझाई बात? उन्होंने अपना काम बीच में नहीं छोड़ा। हाँ, और आपको उठाया, तो फिर आपको भी अपना काम बीच में छोड़कर माता पिता का काम पहले करना एक आवाज के साथ उठना चाहिए। अगर आपको तो नहीं पता आपको कैसे पाला है, लेकिन आप घर पर दूसरे छोटे बच्चों को तो देखते हैं। अगर वो चारपाई पर है और मम्मी बर्तन मांज रही है और मम्मी को लगा कि ये तो किनारे तक आ गया, जो पाया होता है उस तक आ गया, यूं झुक रहा है, तो मम्मी ने वही भले राख के हाथ है, भले साबुन के हाथ है, भागी दौड़ी उठाया। यस या नो? तो उन्होंने कहा क्या पहले बर्तन मांज लेती हूँ। तो आपको भी अगर कोई कहे, दादा दादी कोई भी आवाज लगाए, कोई भी काम हो, छोड़ो उसको। समझ में आई बात? अपनी ड्यूटी पहले, क्योंकि उन्होंने पहले फर्ज निभाया है। उन्होंने पहले फर्ज निभाया है। चलो आगे देखो। तो यह बस इतनी पुरानी थी कि इस पर श्रद्धा उमड़ आती थी, इस पर सवारी करने को मन नहीं करता था, सोचते कि बेचारी को बुढ़ी है, कष्ट होगा। ऐसी बसें तो पूजा योग्य होती है। समझ गए? उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? समझ गए? आगे देखो। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। ये भी कोई संयोग था। जो प्राइवेट बस थी वो, और कंपनी का जो मालिक था उसी का कोई रिश्तेदार या कोई पार्टनर या कोई हिस्सेदार उस बस में सवार था जब वो जा रहे थे बैठकर शाम वाली बस से, 4 बजे वाली से। समझ गए? तो बस का कोई मालिक है ना, उसका कोई रिश्तेदार या हिस्सेदार साथ में था। हमने उनसे पूछ लिया, थोड़ा पता तो लग जाता है, क्योंकि बस का मालिक है या रिश्तेदार है तो फिर वो विशेष जगह बैठेगा और लोग उससे थोड़ा नमस्ते भी अदब से करेंगे, है ना। तो लेखक और ये जो 5 जने हैं इनको पता लगा कि ये मालिक है, हिस्सेदार है। तो उन्होंने पूछा, यह बस चलती भी है? उसने क्या नहीं लगाया, क्या पूछना चाह रहा है वो कि क्या ये बस चलती है, पर उसने क्या लिखा ही नहीं। तो आपको क्या बता, वो पूछ रहा है। हाँ, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह बस चलती भी है, साथ में तो पूछ रहा है, साथ में व्यंग्य है। अकेला नहीं पूछ रहा, साथ में व्यंग्य भी है कि ये चलती भी है, क्योंकि उन्होंने उसका डोर देख लिया पहले ही। तो वो व्यंग्य कर रहा है कि ये चलती भी है, ये चलती भी है कोई। वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, क्योंकि मालिक अपनी चीज में कमी थोड़ी निकालेगा। मालिक अपनी चीज में कमी निकालेगा? आप किसी भी दुकान पर चले जाओ, आप कहोगे ना कि मुझे जूते दिखाओ, वो निकाल कर ये बढ़िया 1 ही नंबर की बढ़िया टॉप क्लास है। फिर आपको ये तो पसंद नहीं आया, फिर दूसरे लेकर आएगा, तो ये लो गजब का 1 नंबर की कंपनी है। तो इसका मतलब है हम बुद्धू हैं क्या? जो पहले तो कह रहे थे 1 नंबर का ये है, तो फिर ये 1 नंबर का, तो ये पहले नकली दिखाया था, तो उसको क्यों कह रहा था 1 नंबर का है? लेकिन हम गौर नहीं करते और वो हमें वैसे उल्लू बनाते रहते हैं। हम कहते नहीं है कि तू तो इसको बढ़िया बता रहा था, फिर हम कहेंगे ना ये भी पसंद नहीं है, तो तीसरा लाएगा अच्छी कंपनी का है और खूब चलेगा, और हम उसको भी छोड़ देता है कि नहीं पसंद नहीं आया, तो फिर वो और लाएगा और फिर वाक्य बदल देगा, जी ये तो ब्रांडेड है जी, ब्रांडेड है, ये तो बहुत ही बिकता है जी अपने। फिर उसको कहेंगे ये तो नहीं चाहिए, फिर उसको 5 वाला आएगा और क्या कहेगा, इसकी तो बराबरी नहीं है, ये तो इतना चलेगा, पहन करके आप थक जाओगे, फटेगा ही नहीं। ठीक है? तो अपने समझ में नहीं आ रही कि पहले वाला बढ़िया था, ये बढ़िया है। इतना झूठ है भगवान। और हम बोलने लग जाए ना, हम उसको इतना ही कहते हैं
कि भैया मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, किसको उल्लू बना रहा है ना। लेकिन जब तक बन रहे हैं हम, तब तक वो बना रहा है। हम उल्लू बनना छोड़ देंगे तो अगला बनाना भी छोड़ देगा। ये भारत वाले हैं, चुटकी में उल्लू बनते हैं, बनाने वाला चाहिए। अच्छी से अच्छी ज्ञान की बातें यूट्यूब पर, फेसबुक पर डाल दो, 20, 15, 25 व्यू आएंगे। बकवास वीडियो डाल दो, घंटा में हजारों व्यू आएंगे। ये पता नहीं क्या लोगों को क्या हो गया है, नशे में रहते हैं, पागलपने में। अच्छा, अब देखो आप, अगर हमने चौथी, पांचवी, छठी जोड़ी को भी रिजेक्ट कर दिया और वो एक बोलेगा ये जी इसका तो मुकाबला ही नहीं है, ये तो लास्ट है, इससे बढ़िया तो मेरी दुकान पर ही नहीं है। पहले वाले क्या था? तो पहले वाले क्या थे, अपने बोलते नहीं है। वो कहे इससे बढ़िया तो कोई दुकान पर ही नहीं है, और ये जी ये आप पर सूट बढ़िया करेगा, जम जाएगा आपके ऊपर, है कि नहीं। वो जो मालिक है ना, तो मालिक तो अपनी चीज़ों को बढ़िया बताएगा। तो वो बोला चलती क्यों नहीं जी, धड़ाले से चलती है 90 की स्पीड पर अभी चलेगी, देखना। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, कब चलेगी। ये तो हमारे एक उत्सुकता है कि देखे तो सही, इतनी खटारा गाड़ी चलती भी है क्या, ये तो देखना अचंभे वाली बात है। अपने आप चलती है क्या, क्या है नहीं इसमें। लेकिन प्रश्न चिन्ह है, वो कह रहा है कि अपने आप चलती है क्या, मतलब वो ताना मार रहा है, अपने आप चलती है क्या। बोले हाँ जी, और कैसे चलेगी, अपने आप ही तो चलेगी, है ना। हाँ, आप गहरे भाव पता नहीं समझते नहीं हो, क्योंकि आप अपनी डाणी में सीमित रहते हो, दूसरे जो संपर्क कम हो पाता है, इसलिए नई नई शब्दावली, भाषा कहने की, बात कहने की जो शैली है वो आप इतने अनुभवी हो नहीं, इसलिए शायद आपको हंसी नहीं आएगी। पर ज़्यादा परिपक्वता हो जाती है शब्दों पर और लोगों के कहने की शैली को पकड़ लेते हैं तो हर एक बात का आनंद आता है और चुटकुले पर हंसी आ जाती है। कई बार मैंने देखा है कि एक दो चुटकुला सुनाए तो आपको हंसी नहीं आई थी, मैं समझ गया था कि ये भाव ही नहीं समझ पाए तो हंसी कैसे आएगी। एक चुटकुला सुना देता हूँ, इससे मिलता जुलता है। तो हमें स्टाफ वाले बैठे थे, शेखावाटी में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ एक मास्टर था, थोड़ा हंसी मजाक कर लेता था और वो करता था तो हम भी कर लेते थे। तो एक कोई तीसरा टीचर अध्यापक है, जूते लाया था नए खरीद के, ठीक है। अब जूते लाया तो जूते, कईयों की इच्छा वो होती है कि मेरे जूते कोई देखे, नए नए लाया हूँ, होती है ना। तो कभी यूँ करे ऊपर, कभी यूँ नीचे करे, कभी वो फीते बंधे हुए थे, फिर भी धक्के काम से थोड़े और खोल करके दोबारा बांधना ताकि लोगों का ध्यान जाए कि मैं जूते लेकर आया हूँ। तो दूसरे जो टीचर थे ना, उनको पता लगा कि दिखाना चाह रहा है ना, तो मजाक उनको भी आ रही थी। तो उन्होंने कहा भी ऐसे ही मजाक करते हैं। तो उन्होंने कहा अरे गुरुजी जूते ले आए कि नहीं। बोले हाँ यार। बोले कितने के। बोले 800 के। तो वो पढ़ते ही बोला, बोले 800 के तो नहीं आ जाते। तो क्या मैं कोई सेकंड हैंड थोड़ी लाया हूँ। कई बार आधी पुरानी ले आते ना कि भी पहले हम क्या है, 7वीं की जो किताबें हम 8वीं हो जाते ना, तो 7वीं की किताबें आधे दाम पर बेच देते थे और जो 9वीं में हो जाता उसकी 8वीं किताबें हम खुद आधे मूल्य पर ले आते थे। जब हम छोटे थे तब ऐसे होता था। आजकल तो सरकारें फ्री में किताबें स्कूल में दे देती है। पहले हम क्या है देखते रहते थे, हम 7वीं में होते तो 8वीं वाले से संपर्क कर लेते वार्षिक परीक्षा होते ही, और उसको पहले कहते तेरी किताब मुझे देना, क्योंकि हम देख लेते कि ये पढ़ने वाला है, किताबें फाड़ता नहीं है, किताबें इसकी सुंदर मिलेगी, किताबें ख़राब नहीं करता। तो उसके पास पहले ही उसकी मम्मी को कह आते कि आंटी रमेश की किताब मैं लूँगा। तो फिर उसके लास्ट में जो प्रिंट रेट होते ना, उनके आधे रुपए उनको दे आते थे। समझ गया क्या। तो उसको बोलते हैं सेकंड हैंड लेना। तो वो बोला गुरुजी कितने ले। बोले 800 का। बोले 800 के तो नहीं आ जाते। तो कई बात कहने में चतुर होते हैं, उनकी बातों पर हंसी आती है। तो वो बोले कि हम भी देखना चाहते हैं कि ये चलेगी, कैसे चलेगी। उन्होंने कहा हाँ जी, और कैसे चलेगी, अपने आप ही तो चलेगी। तो फिर लेखक और क्या कहे, लेखकों ने क्या कहा कि ये तो गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलेगी। हमने तो सोचा धक्के मार के चलानी पड़ेगी, है ना। तो बोला गजब हो गया, ऐसी बस और अपने आप। हम आगा पीछा करने लगे,
डॉक्टर मित्र ने कहा, उनके जो 5 जने थे ना, 5, उनमें एक डॉक्टर भी था। तो डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। बोलिए कोई बच्ची थोड़ी है जो हमें बचपना देख करके पटक देगी, अनुभवी है, अनुभवी शाणे होते हैं। नहीं समझ में आई बात है? अनुभवी। एक और चुटकुला याद आ गया, काम की बात सुनो। एक नदी के पर पुल था, उसमें एक बाप और एक बेटी जा रहे थे। तो बेटी ने बाप की उंगली पकड़ रखी थी या हाथ पकड़ा था, मान लो बेटी ने वो फिसलने लगे ना, ऐसा लगा कि गिरेंगे। तो बेटी ने कहा पिताजी हाथ है ना, मैं आपका नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा पकड़ लो। तो पिता हंसने लगे कि क्या फर्क पड़ेगा, बात तो एक ही है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरा हाथ पकड़ा, बात तो बराबर ही है। भी एक जना फिसलने लगे तो दूसरा संभाल ले, एक जना फिसलने लग जाए तो दूसरा संभाले। तो बोला हाथ तो पकड़ ही रखा है, क्या फर्क पड़ता है। तो बेटी ने कहा नहीं पिताजी बहुत फर्क पड़ता है, अगर आपका पैर फिसला तो मैं आपका हाथ अगर पकड़े हुए हूँ तो मेरे से छूट सकता है, लेकिन अगर मैं फिसलने लगी ना और आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है तो वो फिसलेगा नहीं, छोड़ोगे नहीं आप, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी को डूबते हुए नहीं देखना चाहता। तो आप पकड़िए मेरा हाथ, आप नहीं छोड़ोगे, आपके खुद के कितनी भी तकलीफ हो पर आप छोड़ोगे नहीं। हो सकता है मैं छोड़ दूं पर आप नहीं छोड़ोगे। तो कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को कष्ट नहीं देना चाहता, समझे बात है। तो लड़की ने कितनी समझदारी की बात कही कि हो सकता है मैं डर जाऊं, हो सकता है मैं कांप जाऊं, हो सकता है मेरे से आपका हाथ छूट जाए, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा हाथ लास्ट मौके तक नहीं छोड़ोगे। अब बताओ दोनों का हाथ पकड़ना एक दूसरे का बराबर थोड़ी था, बराबर नहीं था। पापा ने तो कह दिया था कि क्या फर्क पड़ता है, हाथ तो तेरा पकड़ लिया तो ही मेरा पकड़ लिया। उसने कहा नहीं, पिता नहीं छोड़ेगा हाथ। तो इसने भी वही बात कही कि अनुभवी है, बस गिराएगी थोड़ी, धोखा थोड़ी देगी, चलो चलते हैं। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है ये अनुभवी बस है, ये ले जाएगी, रात दिन इन्हीं सड़कों पर चलती रहती है, इन्हीं रेतीले टीलों में से चलती रहती है, अनुभवी है ये ले जाएगी। नई नवेली का क्या भरोसा। एक बात सुनो, कई बार अपने पंखे लाते हैं खरीद के, तो क्या ये तो कंपनी का है जी, ये तो 1800 का मिलेगा, बोले ये बोला 1100 का ही, इतना फ़र्क, बोले ये देसी है। तो कई लोग कहते हैं कि यार ले ले देसी ले ले, क्यों फालतू पैसे लगा रहे हैं, चलेंगे ना तो देसी बहुत चलेंगे, और ख़राब होना होगा तो ये कंपनी वाला भी हो जाएगा। और चलने लग जाते हैं ना कई बार, तो देसी पंखे भी कई साल तक चलते ही रहते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता है ना, और ख़राब होना हो तो नए भी हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि नई नवेली जो बसें होती है उनकी बजाय तो ये बुजुर्ग बस ये विश्वसनीय है। विश्वसनीय मतलब विश्वास करने योग्य है, विश्वसनीय, हाँ बोले ये अनुभवी बस है, इस पर आप विश्वास कर लो और बैठ जाओ। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी ये तो। नई बस तो ना नखरे कर सकती है, ये तो अनुभवी है। तो ये तो हमें जैसे कोई बड़े बुजुर्ग अपने नन्हे बेटों को पोतों को गोद में लेकर चलते हैं ना, तो ये तो अनुभवी बस है, हमें तो अपने अंदर बिठाकर ऐसे ले जाएगी जैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जा रही है। ये तो बूढ़ी बस है, हम तो इसके लिए बच्चे हैं, चलो इसी पर चलते हैं। हम बैठ गए भी, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा ले रहे हों। हंसी नहीं है आपको, आपके समझ कम है थोड़ी सी, बच्चे हो। ये पाठ 10वीं 11वीं में लगाना चाहिए ताकि बच्चे हंस हंस कर पागल हो जाए, उनके समझ में आ जाती है, आपके समझ में कम आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो हमें सी ऑफ करने आए थे, चढ़ाने आए थे, जैसे हमारे कोई घर पे मेहमान आता है तो बस स्टैंड तक वहाँ तक छोड़ के आते कि नहीं। तो बोले हम पांचों को जो गांव वाले छोड़ने आए थे बस स्टैंड तक, तो वो हमें तो बस में बिठा गए, अब वापस जाने लगे ना अपने अपने घरे, तो पीछे से यूं देख रहे जैसे इनकी अंतिम यात्रा है। अब समझ में आइए आपके, ये लाइन दोबारा पढ़ो। क्या कह रहा है कि
हम तो बैठ गए बस के अंदर, और जो छोड़ने आए थे वे इस तरह हमारी तरफ देख रहे थे जैसे हम अंतिम विदा ले रहे हैं दुनिया से, क्योंकि बस ही खटारा थी, पता नहीं कब क्या गच्चा खा जाए। तो वो हमें यूं देखते जा रहे थे, बच्चू देखते कैसे जाओगे है ना। तो वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदा, आखिरी विदा, अंतिम विदा। और उनकी आंखें क्या कह रही थी जो छोड़ने आए थे, वो बोले नहीं ऐसे बोले नहीं कि तुम्हारी अंतिम यात्रा है, ऐसे नहीं बोले, और ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए, ये गंदी बात है, तुम्हारी आखिरी यात्रा है, ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए। ये तो थोड़ा हंसाने के लिए भाषा को ऐसे कर रहा है, ऐसे बोले नहीं वो, पर उनकी आंखें कह रही थी, आंखों में क्या, आना जाना तो लगा ही रहता है, बुरा मत मानना बोले। उनकी आंखें थे, वो नहीं कह रहे थे, उनकी आंखें कह रही थी कोई बात नहीं, जाओ, आखिरी राम राम, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो दुनिया में आया वो तो जाएगा एक दिन। बोला आएगा सो जाएगा, भले वो राजा हो भले फकीर हो, हाँ राजा महाराजा रंग फकीर कोई हो, जो आएगा वो तो जाएगा, जाओ भी राम राम, हाँ थारो ध्यान रखियो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, कूच करने के लिए मतलब प्रस्ताव करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। अपने बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि भाई क्या करें, मौत तो आनी है, पर बहाने अलग अलग हो जाते हैं। कोई कहता है यूँ हो गया मर गया, कोई कहता है हार्ट अटैक हो गया, कोई कहता है ये हो गया, कोई कहता है कोरोना का टीका लग गया तब हो गया, कोई कहता है, लोगों में अलग अलग बातें चलती रहती है ना। तो फिर बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि मौत का बहाना होता है, जाना तो है ही सभी को। तो ये क्या कह रहा है, आदमी को कूच करने के लिए निमित्त होता है कोई ना कोई, ठीक है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसा कि उस मालिक ने कहा था ना, अंदर बैठा था पार्टनर, उसने कहा था चलेगी, अपने आप चलेगी। तो इन पांचों को अचंभा हुआ कि वास्तव में यार धक्के नहीं मारने पड़े, अपने आप स्टार्ट हो गई। इन्होंने क्या सोचा था, हाँ कई बार रास्ते ऐसे होते हैं, अब आपको तो पता है, आप ढाणियों से रेतीले टीलों से आते हो, तो प्लेन सड़क मिलती है तो आप साइकिल के ऊपर, थोड़ी सी रेत आती है तो साइकिल आपके ऊपर, होता है कि नहीं होता, है ना। तो इन्होंने सोचा कि बस के क्या धक्का मारना पड़ेगा आधी दूर तो, पर ये क्या सचमुच स्टार्ट होगी, चाबी लगाती, गजब। हाँ इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो। अब वो स्टार्ट हुआ तो इंजन में होता है कुछ 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 है ना, पर वो इंजन स्टार्ट हो तो पूरी बस हिल रही थी। इंजन ऐसे स्टार्ट हो गया जैसे सारी बस ही स्टार्ट हो गई, हिल रही थी वो पूरी, खर्च क्यों ना, क्योंकि इतनी पुरानी थी वो। खिड़कियां कहीं कोई नट गिरा हुआ, कोई पतरा सा बज रहा है, कोई कांच बज रहा है, कोई खड़क रहा है, सीटें आगे पीछे। यहाँ एक पंक्ति आएगी बहुत बढ़िया, उसको अंडरलाइन कर लेना, पहले समझो कौन सी लाइन आएगी वो मैं बता दूंगा। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो। इंजन स्टार्ट तो इंजन कंपन करता है ना, तो स्टार्ट होने के बाद इंजन नहीं, सारी बस ही कंपन कर रही थी, ठीक है। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, यूं लग रहा था, क्योंकि पूरा बस ही इंजन की तरह धड़ धड़ कर रहा था और हम इंजन के अंदर बैठे थे, ठीक है। अब देखो, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। क्या गजब लाइन है, ऐसी लाइनें उच्च कोटि के कवि, उच्च कोटि के लेखक ही लिखते हैं। ये समझ में आई क्या आपके? खिड़कियों के कांच थे ना, टूटे फूटे थे, तो हाँ क्या पता गिर जाए। तो वो क्या कह रहा है, लोकेशन देखो पहले, कह रहा है कि कांच खिड़कियों में सेफ नहीं थे, पूरे फिट नहीं थे, टूटे हुए थे। क्या कह रहा है, कांच कम बचे थे, यानी आधे टूट गया, कांच कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। क्या गजब लाइन है, मतलब शब्दों का प्रयोग देखो। कई बार आप करते हो ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चम्मच से चटनी चटाई, है ना। तो ये देखो क्या गजब है, कह रहा है कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था कि कहीं ऊपर ना गिर जाए टूटा हुआ। ये लाइन अंडरलाइन करो, रेखांकित करो।
और ये मैं पेपर में दूंगा कि कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य लिखिए, मतलब लिखने में क्या सुंदरता है, तो शब्द का प्रयोग है ना। अब आगे देखो, हम फौरन खिड़की से दूर सर गए। खिड़की है ना कांच, तो इधर हो गए, मतलब दूसरी पे बैठ गए। दो थी ना जब सीटें, तो दूसरी बैठ गए। इंजन चल रहा था, यूं नहीं कह रहे ये बस चल रही थी, क्योंकि पूरी बस ही इंजन सा लग रही थी, यूं चल रही थी। तो कह रहे इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। कई बार यूं लगता है जैसे वो सीट यूं हिल रही थी, कंपन कर रही थी, तो यूं लग रहा था इंजन तो आगे होता है ना, और वो उनको सबको लग रहा था जैसे मेरी सीट के नीचे है, क्योंकि वो सीट यूं कर रही थी, तो उनको लग रहा था मेरी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा यह महात्मा गांधी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, उस समय 1920 के लगभग, उस समय की ये बस जवान रही होगी, अब बुढ़ी होगी बेचारी, है ना। तो उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। कह रहा महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया ना, तो इसने भाग लिया होगा, युवा थी उसमें, युवा जवान थी, उस आंदोलन में भाग लिया होगा, तो इसने भी असहयोग करना सीख लिया। असहयोग करना, कोई भी ना तो ये सीट से सहयोग कर रही थी, ना ये सीट से सहयोग कर रही थी। जैसे मान लो बस में ये दो सीटें पास होती है ना, ये इधर हिल रही थी, वो इधर हिल रही थी, तो असहयोग चल रहा था, तालमेल था ही नहीं। तो ये कह रहा है कि ये बस जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें ये बस युवा होगी और वहाँ से इसको ट्रेनिंग मिल गई होगी, किसकी, असहयोग। हाँ, नहीं तो बसों की सीटें तो जहाँ होती है वहीं फिक्स होती है ना, यूँ थोड़ी है कि ये वाली सीट यहाँ चली जाएगी, और वहाँ तो यूँ सरक रही थी सीटें, नट बोल्ट हिले हुए थे, वो इधर सरक रही थी, उधर वाली इधर सरक रही थी, उसके पैर उसके जाके अंदर आ रहे, उस वाले उसके अंदर घुस रहे थे कि यार ये बस है क्या है पता नहीं। आज ब्रेक लेके आगे वाले धक्का लगे दम। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, मतलब कोई पुर्जा किसी का सहयोग नहीं कर रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, ध्यान से सुनो। सीट का बॉडी होती है बस की, उसी पर तो सीट फिक्स होती है जगह जगह, तो कह रहे हैं सीट का तो बॉडी से असहयोग चल रहा था। और कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, वो ब्रेक लगाता ना तो सीट आगे चली जाती, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जाएगी और हमारी सीट पीछे ही पड़ जाएगी और बस आगे निकल जाएगी। तो असहयोग चल रहा था। अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात क्यों कही है, इसे लेखक क्या समझाना चाहते हैं, तो इस व्यंग्य को पूरा करना चाहते हैं कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की हर चीज़ में सहयोग करना बंद कर दिया था, असहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक है ना। तो ये बस शायद उस जमाने की रही होगी, असहयोग करने की ट्रेनिंग ले ली होगी। अब कभी तो लगता है बॉडी आगे जाएगी, सीट पीछे गिर जाएगी, कभी लगता है सीट आगे चली जाएगी, बॉडी पीछे रह जाएगी, तो असहयोग चल रहा है। बस में क्या चल रहा था, और जबकि असहयोग आंदोलन तो गांधी जी के समय चला था, वो खत्म हो गया, अब थोड़ी चलता है, लेकिन बस में अभी भी चल रहा था, क्योंकि बस ट्रेनिंग लेकर आई थी, पहले युवा थी, असहयोग आंदोलन में भाग लिया होगा। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, एक में एक हो गया, इधर बैठा वो इधर आ गया, इधर बैठा वो इधर आ गया, पता ही नहीं किसकी सीट कहाँ थी, ठीक है। सारे भेदभाव, पहले तो यूं था ना कि इसकी सीट है आगे से तीसरे नंबर पर, और ये तेरी सीट जो है वो टिकट दिखा, हाँ तेरी सीट है पीछे से 7वीं। अब को 7वीं का पता लग रहा था, कोई 5वीं का पता लग रहा था, एक में एक हो गई सारी। हाँ क्या कह रहा है, 8-10 मील चलने के बाद सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर आदमी बैठा है या आदमी पर सीट पड़ी है, कोई बेचारा नीचे लटक गया,
कोई यूं गिर गया, दूसरे की सीट ऊपर टेढ़ी आ गई, किसी के पैरों पर दूसरे की सीट पड़ी है। ये ऐसा कम होता है, लेकिन लेखक तो हास्य, हंसने वाली व्यंग्य उस शैली में लिख रहा है, तो हंस आकर बात को समझाना चाहता है, इसलिए ऐसा किया है। कुछ थोड़ा बहुत बात को बढ़ा चढ़ा कर का है, ऐसा हकीकत में नहीं हुआ कि आदमी के ऊपर कुर्सियाँ पड़ी है, आदमी हटाएगा नहीं क्या, है ना। तो ये तो एक बात कहने की शैली होती है। एक का एक बस रुक गई, एक का एक लिख लो अचानक, एक का एक, हाँ एक का एक, ये देखो शब्द याद रखा करो बेटे। एक का एक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, लो मर गए। पेट्रोल की टंकी में हो गया तो कैसे चलेगी, और कोई सीट साट हो जाए, टूट जाए, फट जाए तो कोई बात नहीं, खड़े होकर चले जाएंगे, पर पेट्रोल वाली टंकी में छेद हो गया, अब क्या करें। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रख लिया और नली डालकर इंजन में भेज रहा है। इंजन में तेल तो चाहिए ना, तो बाल्टी वाला पाइप लगा करके इंजन में डाल रहा है ताकि बस चलती रहे। उनका तो अभ्यास था, ऐसी चलती थी वो तो रोज, आज की बात थोड़ी है। शाम वाली बस थी ये 4 बजे वाली, ये शाम को 4 बजे वाली थी, उनको पता था ऐसे ही होता है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में ले लेंगे। अब ये लेके कह रहा है कि जब इंजन का तेल निकाल करके पाइप लगा कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी दूर और चलने के बाद में ये ड्राइवर, वो जो मालिक है, वो इंजन को गोदी में ले लेगा। चल भाई, है क्या बात है, गजब भाषा है ना। एक सुनो, सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं तब तो होती है अभिधा, सीधी बात नहीं करते है ना, तो ये व्यंग्यात्मक बात है। लेकिन व्यंग्य मैंने 2 बताया, एक तो अगले को गुस्सा है, जैसे वाक्य डाई मारी है तो उसको गुस्सा आएगा, है ना, और ले ले मजा आएगा, तो उसको गुस्सा आएगा। ये है चुटिला व्यंग्य। इसमें कौन सा व्यंग्य चल रहा है, इसमें कौन सा व्यंग्य चल रहा है, दोबारा सुन लो इस पैराग्राफ को। एक का एक बस रुक गई, अचानक बस रुकी, अचानक, तो लोग कह रहे क्या हुआ, अचानक बस रुकती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि आगे कोई जानवर आ गया होगा। अचानक बस रुकती है तो हम क्या सोचते हैं, लेकिन हुआ क्या था, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल लिया और बगल में बैठकर, पास में बैठकर, और नली डालकर इंजन में तेल भेज रहा है। तो उसको देखकर मुझे उम्मीद हो गई कि थोड़ी दूर और चलेगी तो ये जो मालिक है ये इंजन को गोद में ले लेगा और कहेगा चलो भाई। उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे इंजन को, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है शीशी में डालकर। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई, मतलब कम हो गई, धीमी हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, अब विश्वास खत्म हो गया। अब मुझे याद आया कि वो लोग गांव वाले सही कह रहे थे कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। दिन में खराब हो जाए तो कोई बात को नहीं, रास्ते में कोई खेत खलियान वाला पानी तो पिला दे। रात को खराब हुई है, रात को खेतों वाला खेत में भी नहीं होते, कोई कहाँ बैठे कहाँ रात बिताए। तो उन्होंने सही कहा था कि समझदार आदमी इस बस में रात वाले में सफ़र है। ये उनको कब एहसास होने लगा, अब इतनी दूर चलने के बाद, जब 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 वो पाइप से तेल पिलाने लगे तब। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, कोई भी हिस्से पर। कभी यूँ लगता कांच टूटेगा खिड़की वाला, कभी यूँ लगता सीट बाहर जाएगी, कभी यूँ लगता बस पलटेगी, कभी लगता बस खटखट करके खत्म ही हो, खराब ही हो जाएगी, एकदम खटारा हो जाएगी, चलेगी नहीं। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। आसपास जो पेड़ पौधे पहाड़ ये इलाका दिख रहा था, बड़ा गजब लग रहा था, पर वो तो चलते हुए गजब लग रहा था। अगर ये बस खड़ी होगी तो परेशानी हो जाएगी। दोनों तरफ हरे बड़े पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। पक्षी भी दिख रहे हैं, नहीं तो चलती बस में पक्षी दिखते नहीं हैं। अब क्यों दिख रहे थे, स्पीड कम थी, खड़ खड़ के चल रही थी। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों भाई, देखो जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। अब अगर ऐसे प्रश्न आ जाए
कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन क्यों दिख रहा था? उसे बार बार डर लगता है कि इस पेड़ से टकराएगी, इस पेड़ से टकराएगी, और अगर बस टकरा गई तो मरेंगे। क्योंकि वहाँ सीट बेल्ट थोड़ी थे, और सीट बेल्ट हो तो बेल्ट हो तो सीट का है। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार होता, एक पेड़ निकल जाता तो सांस आती कि चलो इससे तो नहीं टकराई, इतने में दूसरा पेड़ दिख जाता कि अब मरे। यूं लग रहा था। झील दिखती ना कोई किनारे तो सोचते कि बस इसमें गच्चा खाएगी। कोई नदी नादी दिखती ना तो यूं लगता बस इसमें चक्कर मारेगी। अब चलो और कल पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, विजय हिंदी।